धानु का आदर्श विद्या मंदिर ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 6 के सामाजिक विषय का अध्ययन करेंगे। पुस्तक का नाम है पृथ्वी हमारा आवास और पाठ है 4। पाठ का नाम मानचित्र। अब शुरू करते हैं। मानचित्र क्या होता है, किसे कहते हैं, इसके बारे में जाने हम कि मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। लेकिन मानचित्र हमारी विभिन्न ज़रूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। एटलस कैसे बन जाता है कि जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमाने से खींची गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा में ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं। भौतिक मानचित्र कि पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों और महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्रों को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। कि भौतिक मानचित्र किसे कहा जाता है कि जो पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्रों को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। अगला है राजनीतिक मानचित्र कि राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। कि राजनीतिक मानचित्र उसे कहते हैं जो राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों और उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। अब आगे चले। अगला है कि थीमेटिक मानचित्र। तीसरा कौन सा है? थीमेटिक मानचित्र। तो कुछ मानचित्र विशेष जानकारी प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। कि कुछ मानचित्र विशेष जानकारियाँ प्रदान करते हैं, जैसे सड़क का नाम माप लेने के लिए या उसके किस नक्शे से सड़क बनाई जाए तो उसका मानचित्र, और वर्षा कब होगी, कैसे बादल कैसे हैं, और ये सारी जानकारी, बूंदाबूंद होगी या तूफान आएगा तो इसका भी मानचित्र होता है। और वन तथा उद्योगों आदि के वितरण दर्शाने वाले भी मानचित्र होते हैं। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। अब मानचित्र के 3 घटक हैं, जैसे दूरी, दिशा और प्रतीक। मानचित्र के 3 घटक है, एक है दूरी, दूसरा है दिशा और तीसरा है प्रतीक। अब हम दूरी पढ़ते हैं। कि दूरी मानचित्र एक आरेखण होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है। या यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है कि ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे।
इसमें यह बताया है कि मानचित्र एक आरेखण होता है, आरेखण होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज़ के एक पन्ने पर दर्शाता है। या यह कह सकते हैं हम कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की जो दूरी होती है वो वास्तविक रहे। और यह तभी संभव हो सकता है कि जब कागज़ पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो, कि एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो। इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई दूरी के बीच का अनुपात होता है। उदाहरण के लिए आप जैसे विद्यालय एवं और घर के बीच की दूरी हम मापते हैं तो ये 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया गया है। इसका अभिप्राय ये है कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर स्थल के 5 किलोमीटर को दर्शाएगा। तो आपकी रेखाचित्र का पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है, महत्वपूर्ण होता है। जब बड़े क्षेत्र वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज़ पर दिखाना होता है, तब हम छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। कि जब बड़े क्षेत्र वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज़ पर दिखाना होता है, तब हम छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए हम देखें कि स्थल के 500 किलोमीटर को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल की 500 किलोमीटर को दर्शाता है। कि मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर बराबर कितना हो गए 500 किलोमीटर। कि 500 किलोमीटर दूरी 5 सेंटीमीटर में दर्शाता है। इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। अब जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे गांव, शहर को कागज़ पर दिखाना होता है, तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। कि जब एक छोटे क्षेत्र वाले भाग, गांव और शहर को कागज़ पर दिखाना होता है, तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। और जैसे स्थल पर दिखाना होता है तो हम स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है। इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। कौन से मानचित्र को बड़े पैमाने वाला कहते हैं? कि 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है। इस प्रकार के मानचित्र को हम बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। कि जो बड़े पैमाने वाले मानचित्र होते हैं वो छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। अब आगे चलें। अब अगला है दिशा। अधिकतर मानचित्रों के ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है, जिसके ऊपर अक्षर होता है, ऊ का अर्थ होता है उत्तर लिखा होता है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। उसे उत्तर रेखा कहा जाता है। जब हम उत्तर के बारे में जानते हैं
तब दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व, पश्चिम, दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। और वे प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं। वे प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं। कौन कौन से? जो 4 मुख्य दिशाएं होती है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम को जो दिखाया जाता है उसे हम प्रधान दिग्बिंदु कहते हैं। और बीच की 4 दिशाएं होती हैं, उत्तर पूर्वी, उत्तर पूर्वी, दक्षिण पूर्वी, दक्षिण पश्चिमी तथा उत्तर पश्चिमी। इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। दिक् सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण की तरफ दिशा में होती है। दिक् मतलब दिशा सूचक, दिक् सूचक का अर्थ होता है दिशा सूचक की सहायता से हम दिक् सूचक की सहायता से हम या दिशा सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। और इस चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण की दिशा में होती है। और जैसे इसमें दर्शाया गया है, ये है दिशा सूचक यंत्र। तो इस और सुई की नोक देखो हमेशा उत्तर और दक्षिण की तरफ रहती है और इससे हम दिशाओं का पता लगा सकते हैं। अब आगे चले। अगला है प्रतीक। यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों या कुएं को दिखाना संभव नहीं होता। इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। कि इसमें यह बताया है कि जो तीसरा घटक है प्रतीक, वो किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार और प्रकार में विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों को दर्शाना, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों और कुएं को दर्शाना संभव नहीं होता है। इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों और चित्रों और रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना आसान होता है। और ये यहाँ इन चिन्हों की सहायता से दर्शाया गया है। जैसे रेलवे लाइन, इसमें बड़ी लाइन, मीटर लाइन और रेलवे स्टेशन को इस प्रकार दर्शाया गया है। यहाँ इस तरह से दर्शाया गया है। और अब है सड़कें। पक्की सड़क को इस तरह दर्शाया गया है और पक्की सड़क को इस तरह दर्शाया गया है और कच्ची सड़कों को इस तरह दर्शाया है। अब है सीमाएं। जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राज्य और जिला सीमा। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को इस प्रकार दर्शाते हैं और राज्य सीमा को इसमें छोटे बिंदु होते हैं और अंतर्राष्ट्रीय सीमा में ये बड़े बिंदु के रूप में दर्शाया है और जिले की सीमाओं को ऐसे दर्शाया गया है।
अब है कु नदी, कुआं, तालाब, नहर, पुल। इनको नदी को ऐसे दर्शाया गया है और कुआं को इस प्रकार दर्शाया है और तालाब और नहर को इस प्रकार दर्शाया गया है और मानचित्र और पुल को इस प्रकार दर्शाया। अब है मंदिर, गिरजाघर और मस्जिद, छतरी। इनको ऐसे दर्शाया गया है, मंदिर, गिरजाघर और मस्जिद और ये छतरी, इनको इस प्रकार दर्शाया गया है। अब है जैसे पोस्ट एवं टेलीग्राफ ऑफिस और पुलिस स्टेशन। पोस्ट ऑफिस को पीओ और पोस्ट एंड और टेलीग्राफ ऑफिस को पीटीओ और पुलिस स्टेशन को पीएस दर्शाया गया है। बस्ती को ऐसे दर्शाया गया है और कब्रिस्तान को ऐसे दर्शाया गया है। अब है पेड़ घास। पेड़ों को इस प्रकार दर्शाया गया है और घास को इस प्रकार दर्शाया गया है। अब हम आगे चलें। ये इनको रूढ़ चिन्ह कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? रूढ़ चिन्ह। इन चिन्हों को, इन सारे चिन्हों को हम रूढ़ चिन्ह कहते हैं, कहेंगे। अब आगे चलें। इसमें सुंदर गांव और इसके आसपास का क्षेत्र इसमें दर्शाया गया है। ये देखो, जो रूढ़ चिन्हों से इसको दर्शाया गया है। तो ये प्रतीक कहे जाते हैं। तो कुछ रूढ़ प्रतीक निश्चित चित्र में अभी मैंने दिखाया है, उसमें दर्शाए गए हैं। विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए सामान्यतः नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों, भूरा रंग पर्वतों, पीला रंग पठारों और हरा रंग मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। अब है रेखाचित्र। रेखाचित्र एक आरेखन है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। कि रेखाचित्र क्या है? एक आरेखन है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त पर आधारित होता है और याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। और यह कभी कभी किसी क्षेत्र के एक अच्छे आरेखन की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। एक कच्चे आरेखन की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान की सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। जैसे मान लीजिए कि मित्र के घर जाना चाहते हैं, आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है और आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखन बना सकता है। और इस प्रकार कच्चे आरेखन को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है और इसे ही हम रेखाचित्र मानचित्र कहते हैं। रेखाचित्र मानचित्र कहते हैं। अब हम आगे चलें। अब है खाका, कि एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहा जाता है। तो एक बड़े पैमाने वाले रेखाचित्र से हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती है। कि एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र क्या कहलाता है? खाका कहा जाता है। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र
खाका कहा जाता है। और एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई, जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता। और उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला एक रेखा चित्र खींच सकते हैं, जिसे खाका कहा जाता है। और हमारा पाठ पूर्ण हुआ। धन्यवाद।